स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता और मैं 2022 एसएससी जीडी से ऑल इंडिया रैंक 146 के साथ एनसीबी में सिलेक्टेड हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है एसएससी जीडी का, तो उसको कैसे भरना है। आज का हम ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जो भी कन्फ्यूजन होगा आपको उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये आपको फ़ोटो वाला है, तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है और इसके बाद आपको ये पढ़ लेना है। जितने भी पॉइंट लिखे हैं आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि आपकी जो भी जानकारी है वो सही होनी चाहिए और आप कभी भी पुलिस में नहीं गए, आपको नज़रबंद नहीं किया गया है। और जो भी आपकी डिटेल है आपको इसको पढ़ लेना तीनों पॉइंट को। फिर इसके बाद हम अपने आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आपको मेन भरना है आपका अपना डेटा। तो सबसे पहले ये कॉलम आता है आपका नाम का, कि अपना नाम साफ साफ अक्षरों में उपनामों सहित, कि जैसे आपका नाम अगर राकेश कुमार है तो आपको कुमार यहाँ पे लिखना है, कुमार, और नाम आपको यहाँ पे। जैसे मेरा नाम हिमांशु है, सरनेम मेरा कोई नहीं लगता है तो मैंने हिमांशु यहाँ पर डाला है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वर्तमान पूरा पता, यानी कि प्रेजेंट में आप कहाँ पे रह रहे हैं उसका आपको इसमें एड्रेस डालना है। तो आपको विलेज रहेगा, पोस्ट रहेगी, थाना रहेगा। अगर आपका हाउस नंबर है तो आप उसमें हाउस नंबर भी डाल देना। और अब इसमें दूसरे पॉइंट में आया घर का पूरा पता। अब जैसे घर का पूरा पता, किसी का परमानेंट एड्रेस चेंज रहता है और प्रेजेंट एड्रेस चेंज रहता है। जैसे कि मेरा चेंज है तो मैं अपने में दोनों चीज़ अलग अलग डालूंगा। अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे सेम डाल देना जो आपने यहाँ पे ऊपर डाला है, अगर अलग है तो अलग डाल देना। अब नीचे आता है, यदि आप पाकिस्तान का मूल निवासी है कोई, तो उसे देश में पता और भारत संघ में देशांतरण प्रव्रजन की तारीख, यानी कि जो इमिग्रेंट है इंडिया में आया है पाकिस्तान से उसके बारे में। और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ऐसा होगा जो पाकिस्तान से आया होगा, तो आपको इसमें नहीं लिख देना है और इसको छोड़ देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है हमारा ब्यौरा, कि हम अपने 21 साल के बाद होने के बाद, जैसे काफ़ी लोग तैयारी के लिए बाहर रहते हैं तो आपको उसका ब्यौरा देना है। लेकिन आपको ब्यौरा तभी देना है जब आप 5 वर्षों में एक से अधिक समय तक रहे हों, कि मतलब आप एक जगह पर एक से अधिक साल तक रहे हों, तब आपको यहाँ पे भरना है। नहीं तो आप यहाँ पर आपको निल भर देना है या फिर ऐसे छोड़ देना है। तो आप निल भी भर सकते हैं और या छोड़ सकते हैं। तो आपको पूरा ऐसे ही करना है। अगर आप 4-5 जगह रहे हैं तो आप कब से कब तक रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं, आपको पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस, होम नंबर सहित और मुख्यालयों का नाम, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे भरनी है। अगर नहीं है तो आप यहाँ सारों में निल भर दीजिए और ये यहाँ पर डैश कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे यहाँ पे अपने रिश्ते, अपने जो फैमिली वाले हैं उनके हमें अपनी डिटेल भरनी है। तो सबसे पहला है पिता। पिता का हम पूरा नाम डालना है जो भी है। तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे पिताजी का। उसके बाद जन्म स्थान, जहाँ उनका जन्म हुआ था, और वो क्या करते हैं। जैसे अगर खेती करते हैं तो आपको फार्मिंग डाल देनी है, या कुछ भी जो भी करते हैं, या बिजनेस करते हैं बिजनेस डाल देंगे, जॉब करते हैं जॉब डाल देंगे। और फिर डाक का पता, यानी कि आपका जो एड्रेस जाएगा, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि जहाँ पे अभी वो है प्रेजेंट में, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और स्थायी निवास पता और जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे आएगा माता जी का नाम, यानी कि मम्मी का नाम भरेंगे, जन्म स्थान उनका, उनका व्यवसाय। और अगर हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ लिख देंगे। मोस्टली लोगों की मम्मी हाउस वाइफ ही होंगी। फिर डाक का पता और स्थायी पता, ये हो जाएगा। इसके बाद अब जैसे काफ़ी लोग मैरिड होंगे, एक तो मुझे नहीं लगता कोई मैरिड होगा, एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, हो सकते क्या होंगे ही हैं। तो वो अपने, अगर जैसे फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम डाल देंगे और वाइफ का ये कट कर देंगे। और अगर जैसे मेल है तो हस्बैंड का कट कर देंगे, अपनी वाइफ की पूरी डिटेल डाल देंगे, कि उनका नेशनलिटी और जन्म स्थान और ये सब उनका पूरा डाल देंगे आप यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भाई। अब जैसे आपके 2 भाई हैं तो आप यहाँ पे दोनों भाई का भरेंगे पूरी डिटेल, जैसे आपने ऊपर डिटेल भरी है एड्रेस वगैरह, वो सारा कुछ आपको भरना है। और अगर आपकी बहनें 2 हैं या 1 है तो आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे पूरा भरना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं ये 5B में। 5B में क्या लिखा है, विदेश में पढ़ रहे पुत्र, पुत्रों और पुत्रियों के प्रस्तुत की जाने वाली सूचना। तो हम लोगों में से तो कोई ऐसे शादी वाला होगा नहीं, या होगा भी तो उनके बच्चे इतने बड़े नहीं होंगे कि विदेश में पढ़ रहे होंगे। एक्स सर्विसमैन का हो सकता है लेकिन रेयर ही होगा। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों का नहीं है ऐसा कुछ, तो आप लोगों को यहाँ पे निल भरना है और ये सब ऐसे आपको डेडस कर देना है और छोड़ देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है नेशनलिटी, तो यहाँ पे हम अपना इंडियन भर देंगे और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, प्रेजेंट आयु भरेंगे
और मैट्रिक के समय, जैसे मैट्रिक के समय मोस्टली 14 या 15 साल के होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे भरना है आपको, यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको भरना है अपना प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ भर देंगे। आप किस जिले और किस राज्य के हैं, जैसे मैं हमीरपुर ज़िला से हूँ और यूपी में पड़ता है हमीरपुर ज़िला, तो मैं यहाँ पे अपना ये भर दूँगा। और आपके पिता मूल रूप से किस राज्य के हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कोई बिहार का होता है और उनके पिता जॉब करते हैं, तो वो दिल्ली वगैरह में रहने लगते हैं, तो अपना यहाँ पे भर देंगे अपने पिताजी का कि कहाँ के हैं, वो बेसिकली ओरिजिनली कहाँ के हैं, तो वो आप यहाँ पे भर देंगे। अब आता है आपका रिलीजियस, आपका धर्म क्या है, तो आप जो भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम पंजाबी जो भी हो, आप उसमें भर सकते हैं। क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के हैं, हाँ या ना में। अगर हैं तो आप यहाँ पे यस लिख देना, और अगर नहीं है तो नो लिख देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर का पॉइंट अब आया कि 15 वर्ष की आयु से किन किन स्कूलों और कॉलेजों में किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की है, उनके नामों के साथ वर्षों के दिखाएं। अब इसमें पॉइंट ये आता है, काफ़ी लोग सोचते हैं भाई ये हमारा 7th या 8th ये सब भरना है, तो ऐसा कुछ नहीं भरना है। आप 15 वर्ष की आयु में मोस्टली हाई स्कूल में पढ़ते होते हैं, 9th या हाई स्कूल में पढ़ते होते, तो आपको यहाँ पे स्कूल का नाम, जैसे मैंने जीआईसी से किया था, राजकीय इंटर कॉलेज से किया था, तो मैं यहाँ पे जीआईसी भर दूंगा और अपना एड्रेस जहाँ से मैंने किया था, और प्रीवियस की तारीख, जो कि कोई भी एक एस्टिमेट लगा के भर देंगे। और फिर तारीख छोड़ने की होती है, जो मार्कशीट में लिखी रहती है कि उस दिन मार्कशीट हमारी मिली है, तो वो एक हिसाब से छोड़ने की तारीख मानी जाती है। और उत्तीर्ण में पास या फेल लिख देंगे, तो पास लिख देंगे। फिर यहाँ पे 12th का आ जाएगा। फिर अगर किसी के बाद BA BSc है तो वो आ जाएगा BA BSc, और किसी ने एडिशनल क्वालिफिकेशन की जैसे बीएड वगैरह, मैंने बीएड किया तो मैं यहाँ पे बीएड भर दूंगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अर्ध सरकारी या स्थायीवत सरकारी निकाय या स्वशासी निकाय या सरकारी उपक्रम या किसी गैर सरकारी फर्म या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, या पहले कभी कार्य किया है, यदि हाँ तो नियोजन की तारीख सहित अद्यतन पूर्ण विवरण दें। तो इसमें आपको ये भरना है कि अगर कोई वर्किंग है, यानी कि जॉब कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन भरनी की अब से अब तक, और ये आपको उसका पद कि आप किस पोस्ट पर हैं, नियोक्ता का पूरा नाम, और जिस भी जॉब में आप कर रहे हैं उसका पूरा नाम, और नौकरी छोड़ने का कारण कि आपकी जो भी कारण है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नील लिख देना है, और इसमें ऐसे डैश लगा देना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी जॉब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है। एक तो बेसिकली क्या होगा, जो नॉर्मल लोग हैं तो उनके केस में तो सब नो ही होगा, क्योंकि क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं सॉरी, तो मोस्टली लोग कभी गिरफ्तार नहीं होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो जैसे अगर नहीं हुए हैं तो आपको हाँ वाला क्रॉस कर देना है, और नहीं वाले में ऐसे टिक लगा देना, और साथ में आपको यहाँ पे बगल में नो भी लिख देना है, और हाँ वाले को बिल्कुल कट कर देना, क्योंकि पीछे इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है कि आप जो आपका है यस या नो में से है, अगर आपको वो फॉलो नहीं करता तो आपको उसको कट कर देना है। उसके बाद अब क्या आप कभी मुकदमा चला है आपके ऊपर, क्या आप कभी नज़रबंद हो किए गए हो, क्या आप कभी बंदी बनाए गए, क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है। और फिर नेक्स्ट है हमारा, क्या आप किसी परीक्षा के लिए बेवजह ठहराए गए या किसी विद्यालय से अनुशासन से निकाले गए हैं, यानी कि आपको किसी कॉलेज या एग्जामिनेशन से डिवाइड या रस्टिकेट किया गया है, तो उसके बारे में पूछा गया है। और किसी लोकसभा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनकी परीक्षा में बैठने के लिए डिबार किया गया है, तो अगर हाँ किया गया तो आप हाँ लगा देना, नहीं किया गया तो नहीं, क्योंकि अगर आपने इसमें गलत लगाया तो आपको बाद में बहुत परेशानी हो सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से भरना है ये सब। इसके बाद इस साक्ष्यांकन फॉर्म को भरने के समय या किसी न्यायालय के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, तो इसमें भी आपको नो करना है, यानी कि यस को क्रॉस कर देना है। फिर ऐसे ही आपको ये नो 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 कर देना है। अगर बहुत रेयर होते हैं तो गाँव में कुछ लोगों के केस हो जाते हैं, तो उनके हो सकता है कि हुआ हो एक आध बार मुकदमा, या नॉर्मली सिविल मुकदमा हुआ हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिविल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और आप इसकी ये वार्निंग पढ़ लीजिए, कृपया इस साक्ष्यांकन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को भी देखिए, यदि हाँ या ना की स्थिति को काटकर प्रति उत्तर देना चाहिए। तो ये वही जो मैंने आपको बताया था कि आपको कट कर देना है।
अपने इलाके के 2 ज़िम्मेदार व्यक्तियों के ऐसे नाम जो दीजिए जो आपको जानते हो। तो आप किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं, जैसे राम लिख दिया, श्याम लिख दिया। यहाँ पे उनके आपको साइन करवा देने हैं, ठीक है। अब ये सब डिटेल डाल देना आपको। अब ये आया, तो ये सब आपको नहीं भरना है, ये आपको कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी कि एनसीबी डिपार्टमेंट भरेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। और मैं बहुत जल्दी एसएससी जीडी के लिए स्ट्रेटजी भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे 149 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 146 थी। तो मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे इतने नंबर लाए। और भी आपके जो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू।